नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार और रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से सीधा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्वीट कहते थे आप, वहां पर जाकर के इस प्रोग्राम में आप सीधा हिस्सा ले सकते हैं। वहां पर आप वोट करेंगे और नतीजे आप देखेंगे जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जल्दी उस पर एक नजर डालते हैं कि आज कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आपको खबर के माध्यम से पूरा सच दिखाएंगे, पूरा एक पैकेजिंग जो है वो आपको दिखाएंगे। पहली जो खबर है वो मानसून की बदली चाल। अब सोचकर बोलना तलाक, यानी 3 तलाक पे जो मसला आया है, जो नया एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर हम करेंगे। मानसून, जो पूरे देश में आज मानसून ने जिस तरीके से चाल बदली है, जिस तरीके से पानी पानी हुआ है पूरा देश, खासतौर पे मुंबई की अगर बात करें, भारत के नॉर्थ इंडिया और मुंबई की बात करें, तो वहां पर मानसून ने अपनी चाल बदली है। पहली खबर यह है। दूसरी खबर जो है कि अब सोचकर बोलना तलाक, क्योंकि अब तलाक बोलोगे तो तुम्हें सिर्फ जेल ही नहीं होगी, बल्कि तुम्हें जो है उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। यानी जो 125 सीआरपीसी में जो एक्ट है उसके तहत आपको जो है गुजारा भत्ता भी देना होगा। तो तीसरा मुद्दा है दक्षिण में दलित दांव। जो आर्मस्ट्रांग की जो हत्या हुई थी उसके बाद किस तरीके से तमिलनाडु में दक्षिण में दलित पे दांव लगाया जा रहा है, दलित की राजनीति हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो अगली खबर है वो वियना में वंदे मातरम, किस तरीके से मोदी वहां पर पहुंचे हैं और मोदी के पहुंचने के बाद से वंदे मातरम, भारत का मस्तक, भारत का तिरंगा किस तरह से लड़ा है। और आखिरी खबर, राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए, किसने कहा, यह भी आपको हम दिखाएंगे अपनी इस 5 खबरों में। इन 5 खबर पे आप अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो ट्विटर प्लेटफॉर्म जो एक्स अब हो गया है, उस पर जाकर के सीधा आप पोल कर सकते हैं। पोल के माध्यम से अपनी राय जो है इन खबरों पे, जिन खबरों को आज हम दिखाए हैं, उन खबरों पे आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अभी आपको जो पहली खबर हमने दिखाई थी, पहली खबर मानसून को लेकर के है। मानसून यानी मानसून की दस्तक के साथ ही, जैसा कि हर एक साल होता है, हर एक मानसून में, हर एक सीजन में होता है, मुंबई, महाराष्ट्र, हालांकि हर एक बारिश के बाद जो है वहां मुंबई डूब जाती है, लेकिन फिर भी लोगों का जुनून जो है वहां पर कायम रहता है। उस डूबे हुए मानसून में भी, उस डूबे हुए मुंबई में भी लोगों के जुनून पे आज तक वो मानसून कोई असर नहीं डाल पाया है। वो हम दिखाएंगे, वहां की तस्वीर दिखाएंगे, एक से एक तस्वीर हमारे साथ है। कौन सी जगह मुंबई में ऐसी है जो डूबी नहीं है, वो भी हम दिखाएंगे, और कहां कितना पानी है वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा असम में जो बाढ़ की स्थिति बनी है इस मानसून के कारण, वो भी दिखाएंगे। असम के साथ साथ बिहार में भी जो कोसी में बाढ़ आई हुई है, वहां की भी तो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और ये भी आपको बताएंगे किन जगहों पे मानसून के बाद, यानी मानसून के, हालांकि पूरे उत्तर भारत में अभी मानसून आया नहीं है, मानसून जब उत्तर भारत में आएगा तो वहां पर क्या स्थिति होगी, किन किन शहरों, किन किन राज्यों में क्या क्या व्यवस्था है मानसून से निपटने के लिए, बारिश से निपटने के लिए। और अधिक जो कह रहे हैं कि ना, कि अधिक जब हो जाता है सब चीज, तो उसमें क्या है वो भी हम बताएंगे। जनमत में जो शुरुआती दिनों में जो झिमझिम पड़ती बारिश से करेंगे, और इसका बुरा असर इन दिनों देश के सेहत पे जो साफ दिख रहा है वो भी हम दिखाएंगे। क्योंकि पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, आज बारिश की वजह से देश का कोना कोना त्राही त्राही कर रहा है। बारिश के से बुरे प्रभाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे दूसरी खबर पर। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं बारिश पे। इन दिनों देश में पड़ती मूसलाधार बारिश देश के कई राज्यों पर आफत बनकर बरस रही है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण, आज देश का कोना कोना बारिश की चपेट में है। देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में अपना असर दिखाने के बाद आज मॉनसून का रुख छत्तीसगढ़ में नजर आया, जहां रायपुर के अनेकों हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जहां पड़ती बारिश की बूंदों से इलाके की हरियाली निखरती हुई नजर आई। वहीं अब छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। लेकिन इन दिनों भारत का जो हिस्सा बारिश के सबसे बुरे परिणाम भुगत रहा है, वो है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम, जिसके डिब्रूगढ़ के निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां लोगों के घर पानी में डूब गए हैं और स्थानीय लोग बड़ी बुरी अवस्था में जीने को मजबूर हैं। असम के डिब्रूगढ़ की भांति ही उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी इन दिनों बाढ़ के भयानक चपेट में हैं, जिसके पीलीभीत में पूरनपुर, सदर तहसील और बीसलपुर तहसील का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, जहां आज खेत और खलिहान समेत ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए।
जिनका आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जहां योगी आदित्यनाथ स्वयं हेलीकॉप्टर में बैठकर पीलीभीत के इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते नजर आए। बारिश के कारण बाढ़ जैसी भयानक स्थिति से इन दिनों उत्तराखंड भी जूझ रहा है, जहां भारी बारिश के कारण खटीमा के कई हिस्से पानी में डूब चुके हैं, जहां आज मंदिर, घर, खेत खलिहान और पेड़ पौधे समेत तमाम इलाके जलमग्न नजर आए। उत्तराखंड के खटीमा से जल प्रकोप की आई ये तस्वीर सच में भयावह है। आज झमाझम पड़ती बारिश का एक अद्भुत नजारा चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। पेड़ों की हरियाली को बढ़ाती झमाझम बारिश ने भले ही आसपास के इलाकों को भारी गर्मी से राहत दी, लेकिन आज बारिश के प्रकोप की सबसे डरावनी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई, जहां रामगंगा नदी का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से मुरादाबाद के 20 से अधिक गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, रामगंगा नदी का पानी भरकर मुरादाबाद के कई गांव में दस्तक भी दे चुका है, जिससे आज कई गांव जलमग्न नजर आए और ऐसी कठिन परिस्थिति में भी गांव वाले अपने काम करते नजर आए। मुरादाबाद की तरह ही बाढ़ की भयावह स्थिति अयोध्या में भी बनी हुई है, जहां बीते कुछ दिनों से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से सरयू नदी का पानी अपने ऊपर लगे पुल को छूता हुआ नजर आया। अगर सरयू नदी की यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में तटीय निवासियों को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। आज उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का एक प्रकोप मथुरा में भी देखने को मिला, जहां कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला और डूबे हुए सड़कों पर लोग संघर्ष करते नजर आए। वहीं दक्षिण के राज्य केरल में बारिश ने बड़ी भारी तबाही मचाई, जहां कन्नूर में भारी बारिश के बाद मकान क्षतिग्रस्त हो गए, मकान मलबों में बदल गए और इसी तबाही से बचने के लिए लोगों को फौरन अपने घर खाली करने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये तो पूरा पैकेज आपने देख लिया, किस तरीके से बाढ़ में पूरा देश, खासतौर पे मुंबई की बात हमने की, और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की बाढ़ की स्थिति है, असम में है, बिहार में है। अब इस मौसम की मार ने बढ़ाई देश की चिंता। इस पर हमने पोल किया था, पोल में आपने जो अपनी राय भेजी थी वो हम आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 83% लोगों ने कहा है कि मौसम की मार ने देश की चिंता बढ़ा दी है, और केवल 17% लोग जो है वो कह रहे हैं 17% कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, तो सामान्य सी बात है, होती रहती है। लेकिन बिल्कुल, और मुझे लगता है कि 17% वो लोग हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है, और जब वहां बारिश होगी तो शायद उनका भी जो है ये पोल का जो नतीजा जो है और उनकी राय जो है वो भी शायद बदल जाएगी। लेकिन मौसम की मार ने देश की चिंता बढ़ाई है, जैसा कि इस पोल से बता रहे हैं। दूसरी खबर है जनमत बात अब तक जो है हमने मौसम की, अब बात मुस्लिम महिलाओं की करते हैं, जिनके हक के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अदालत ने कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, और इसके लिए महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। और इसी पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि शाहबानो प्रकरण के बाद से जो 3 तलाक कानून मोदी सरकार ने लाया, उस कानून के आने के बाद से यह पहली बार है जब इतना कड़ा फैसला सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पहले जो तेलंगाना की जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने भी कहा था और उसके खिलाफ जो है याचिका दी गई थी, जिस पर बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तेलंगाना कोर्ट का जो फैसला था उससे बरकरार रखा। हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, पहले रिपोर्ट को देखते हैं। तलाक कानून से पहले जो हक सिर्फ हिंदू महिलाओं को मिलता था, अब वही हक मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा। 3 तलाक कानून से पहले मुस्लिम महिलाओं को तालाक देकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता। मोदी सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज 2018 लाकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दुष्परिणाम से मुक्ति दिलवा दी है। नए कानून के मुताबिक 3 तलाक अब अपराध है, जिसकी सजा शौहर को 3 साल की कारावास है। साथ ही तलाक के बाद शौहर को तलाकशुदा पत्नी और नाबालिग बच्चों को गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, और इसे मैंडेटरी किया गया है। तलाक के मामले में धर्म के आधार पर फैसले पर रोक लगाते हुए कानून में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। इसी 3 तलाक कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाया, जिसमें एक मुस्लिम शख्स अबुल समद को कोर्ट ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।
कोर्ट के इस फैसले की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि यह फैसला आने वाले समय में एक नजीर बनेगा। जिस साहबानों को कोर्ट के चाहने पर भी गुजारा भत्ता नहीं मिल पाया था और 65 वर्ष की आयु में उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा था, अब इस कानून के आने के बाद से किसी भी शाहबानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की भट्टी में डालकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद में कानून बनाकर शाहबानों पर आए कोर्ट के फैसले को बदल दिया था और मुस्लिम महिलाओं के मामले में तलाक और निकाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तय करने का कानून बना दिया था। इस लिहाज से मोदी सरकार का यह 3 तलाक कानून और यह फैसला इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे हमने पोल किया था और जानना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कितना सही है, कितना गलत है। तो 88% लोगों ने कहा कि एससी का मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला बिल्कुल सही है और 12% लोगों ने कहा कि यह फैसला गलत है। ये 12% कौन होंगे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि 12% कैसे लोग होंगे जो इस फैसले को सही नहीं मानते। अब जो तीसरी खबर है जनमत में, वो है, बात करेंगे हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की मौत पर जो दलित राजनीति हो रही है उस राजनीति की करेंगे। तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकरवादी नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या केवल राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है, बल्कि दलितों के कन्वर्जन, आरक्षण के अधिकार के बीच की भी है लड़ाई है। तमिलनाडु में बीएसपी नेता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही थी। वहीं बीजेपी ने और एससी आयोग और मानवाधिकार आयोग से मामले की शिकायत की है। इस पर हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद इस पर हमने पोल किया है, वो पोल भी आपको दिखाएंगे। देखते हैं रिपोर्ट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष और दलित नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद देश में एक बार दलित राजनीति की चर्चा शुरू हो गई है। दलितों के असली हक और अधिकारों पर खामोश रहकर उसे उसकी हालत पर छोड़ देने वाली राजनीतिक पार्टियां हत्या की इस घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं, क्योंकि देश में लोकसभा की करीब 160 सीटों पर दलित वोट का प्रभाव है। इसके अलावे यूपी, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में दलित वोटर्स का प्रभाव है। दलित आबादी के मामले में तमिलनाडु करीब 7.5% के साथ चौथे स्थान पर है। चेन्नई पहुंची बीएसपी प्रमुख मायावती कानून व्यवस्था के बहाने स्टालिन सरकार पर हमला करती नजर आई। मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्टालिन की सरकार आने के बाद तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ अत्याचार में इजाफा हुआ है। After when the DMK government came to the power in 2021 May, after that the increase of Dalit atrocities is tremendous and double the atrocity against the Dalit. A survey is telling that each and every year more than 2,000 atrocity cases are filed against the Dalits. This is the only coming the light or the cases are filed. 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रांग की चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंची। तमिलनाडु सरकार पर आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया है। सवाल यह है कि क्या दलित के नाम पर राजनीति करने वाले ही दलितों की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? क्या कन्वर्जन की भट्टी में दलितों के आरक्षण के हक को छौंक कर खत्म किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट आर्मस्ट्रांग की मौत के बाद से तमिलनाडु में दलित राजनीति वो सुलगने लगी है। इस पर हमने पोल भी किया था और जनता की राय जानना चाहिए तमिलनाडु में सुलग रही है क्या दलित राजनीति। इस पर जो पोल किया था 96% ने कहा कि हाँ, तमिलनाडु में दलित राजनीति जो है वो सुलग रही है और केवल 4% लोग हैं जिन्होंने इससे असहमति जताई थी। और हो सकता है दलित राजनीति जो तमिलनाडु में है लगातार जो है वो हो रही है। अब अगली खबर पे बढ़ते हैं जनमत में। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2 राष्ट्रों की यात्रा पे है। दूसरे चरण में कल मॉस्को से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना वो पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आधिकारिक वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल्स नेहामेर के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि 41 साल बाद ऑस्ट्रिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है खास, देखते हैं पहले रिपोर्ट को। ऑस्ट्रिया अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रही है। वास्तव में 1949 में ऑस्ट्रिया गणराज्य और भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। वहीं जब बीते मंगलवार को पीएम मोदी मॉस्को की 2 दिवसीय यात्रा के बाद वियना पहुंचे, तो ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री ने वियना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल रिट्ज कार्लटन पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। इसके बाद पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर के बीच अनौपचारिक रात्रि भोज हुआ। अपनी पहली ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से उन्होंने मुलाकात की और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता की। वहीं दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर नेहमर का भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक नेताओं को संबोधन का कार्यक्रम भी हुआ। पीएम मोदी ने मॉस्को के बाद वियना में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक और विशेष है, क्योंकि 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम। तो 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया। इस पर हमने एक पोल भी किया कि क्या रंग लाएगा प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा, क्या है इसका। 89% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये रंग लाएगी और 11% यानी 11% लोगों ने इसके विरोध में अपना मत दिखाया कि रंग लाएगा प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा। और 41 साल के बाद जो उन्होंने लिया है उस पर करेंगे। अगली जो खबर है वो राहुल गांधी से। जनमत में अब
बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की करते हैं, जिन्होंने सदन में हिंदुओं को हिंसक कहा था। वहीं अब उनके इस बयान पर और कांग्रेस के हिंदू विरोधी आचरण पर कर्नाटक से बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने अपने विवादित बयान में राहुल गांधी को तमाचा मारने की बात कह दी। बीजेपी विधायक के इसी विवादित बयान पर देखिए हमारी रिपोर्ट। का हिंदुओं को लेकर दिया गया बयान इन दिनों तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस मामले पर अब कर्नाटक के बीजेपी विधायक भरत शेट्टी के बयान ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है, जिन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनकी हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए संसद के अंदर बंद कर तमाचे मारने चाहिए थे। यदि वह मंगलुरु शहर आएंगे तो हम उनके लिए यही व्यवस्था करेंगे। संसद के अंदर जोरदार थप्पड़ के बाद नेता प्रतिपक्ष ठीक हो जाएंगे। यही नहीं, भरत शेट्टी ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में भगवान शिव की तस्वीर थी। उन्हें नहीं पता कि यदि भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो वह राख में बदल जाएंगे। उन्होंने हिंदू विरोधी नीति अपनाई है। इससे यह स्पष्ट है कि वह यानी राहुल गांधी पागल आदमी है। भरत शेट्टी ने अपने बयान में आगे कहा कि हिंदू धर्म और संस्थाओं की रक्षा करना बीजेपी का कर्तव्य है, लेकिन कांग्रेस ने यह बताना शुरू कर दिया है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। ऐसे नेताओं की वजह से भविष्य में हिंदुओं को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ेगा। वे ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि हिंदू अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। भरत शेट्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष तमिलनाडु में नास्तिक बन जाते हैं और जब वह गुजरात जाते हैं तो भगवान शिव के कट्टर भक्त बन जाते हैं। आगे शेट्टी ने कहा कि आम चुनाव में केवल 99 सीटें मिलने के बाद राहुल गांधी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा कर रहे हैं। शिवाजी और महाराणा प्रताप हिंदू थे। जब भी जरूरत होगी हम हथियार निकाल लेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हथियारों की पूजा करने के बाद जवाबी कार्रवाई कैसे की जाती है। वास्तव में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं, जिस पर अब कर्नाटक के बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने अपने इसी बयान के साथ इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राहुल गांधी के हिंसा वाली बयान पर बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने बयान दिया थप्पड़ मारने वाला। इस पर हमने पोल किया और आपकी राय जानना चाहिए कि राहुल गांधी पर बीजेपी विधायक का बयान सही है या गलत। तो 83% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है, यानी राहुल गांधी को जो कहा थप्पड़ मारने वाली बात जो कही भरत शेट्टी ने, उसके प्रति सहमति जताई है 83% लोगों ने, और 17% लोगों ने कहा है कि नहीं, ये बयान गलत है, उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे पंढरपुर यात्रा की। आपको बता दें कि 21 दिन की यात्रा में बारीकियों में कई शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वो पूरी निष्ठा और जोश के साथ इसमें चलते रहते हैं। इस यात्रा के दौरान विभिन्न शहरों से लोग वारकरियों की मदद के लिए आगे आते हैं और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। बारी के दौरान वारकरी अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। भक्तों से बातचीत की, और बातचीत क्या की, किस तरीके की बातें आई सामने, एक बार उस रिपोर्ट को देखते हैं। पंढरपुर की यात्रा का आज 12वां दिन है और लाखों लोग इस यात्रा में पैदल चल के अपना घर छोड़ के, घर संसार इनको छोड़ के पैदल यात्रा करते हैं और पंढरपुर की इस यात्रा का आनंद लेते हैं। पर कभी आपने सोचा कि इस यात्रा में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो 80 साल के हैं, जो 90 साल के हैं, वो लोग ये यात्रा कैसे करते होंगे? क्योंकि इन लोगों को बहुत बार ये लोग बीमार पड़ जाते हैं, इन लोगों को कई बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पर ये लोग जब गांव-गांव की यात्रा करते हैं तो इनको कहाँ मिलते हैं और अस्पताल कहाँ मिलते हैं और ये लोग कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो ट्रस्ट है शंकरराव पाटिल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा इनको गोलियाँ दी जाती है। इनको जो मलहम होते हैं या फिर जो भी ट्यूब्स होते हैं जिनकी इनकी आवश्यकता है, जो बेसिक मेडिसिन्स होती है वो इनको प्रोवाइड की जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उनका बेसिक जो है एक छोटा ओपीडी जैसे चलाया जाता है, जहाँ पे उनका चेकअप करते हैं और उनको जो भी दिक्कत है उनकी बात सुनी जाती है और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। मेरे साथ इस ट्रस्ट के कई लोग शामिल हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो अभी जो हमने देखी, ये सब आप क्या क्या सेवा देते हो? हम क्या करते हैं, हमारे ट्रस्ट की जो चेयरमैन है पद्माताई भोसले
भोसले, उनके गाइडेंस से हम जो भी वारकरी बंधु होते हैं जो पुणे से पंढरपुर के लिए चल के जाते हैं, उनको हम जो भी मेडिसिन की सुविधा है वो देते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं वो सब हम उनको देते हैं। जैसे कि किनको कट्स लगे होते हैं, कोई स्किन डिजीज़ होते हैं या किनको वायरल इन्फेक्शन होता है, उस सब के लिए हम उनको दवाइयाँ देते हैं। और उसके साथ ही वो चल के जाते हैं, इसके लिए उनको हम फुट मसाज भी देते हैं हमारे ट्रस्ट की तरफ से। उसके साथ ही ब्रेकफास्ट और चाय का भी हम प्रबंध करते हैं। मेरे साथ और भी कई महिलाएं हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ताई, आप क्या बताओगे, क्या क्या सुविधा है और क्या क्या इनको तकलीफ होती है रास्ते में? इनको चलते वक्त कभी बुखार आ सकता है, कभी पैरों में हाथों में मोच आ सकती है। तो इस सब की दवा हमारे पास शंकरराव पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार यहाँ पर सबको मुफ्त में दवा वगैरह दी जाती है। उनके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था की जाती है। उनको उनकी जो चरण सेवा है, उनको वो चलते वक्त जो पैर वगैरह दुखते हैं तो उनके हमारे सब बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम पैशन डिपार्टमेंट है हमारा, हम पैशन डिपार्टमेंट के टीचर है यहाँ की, तो सब हमारे जो सहकारी लोग हैं वो सब यहाँ पर इनकी मुझे चरण सेवा वगैरह करते हैं। और इनको जो भी सहायता लगे वो सब हमें देने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा के लिए। हमारे साथ जो मैम चेकअप कर रही है और जो इनकी लीड है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, क्या बताना चाहोगे, इन लोगों को क्या क्या दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत दूर का ये ट्रैवल करते हैं और इस एज में ट्रैवल करते हैं, तो क्या क्या आपने इनकी कठिनाइयाँ देखी है? वायरल ज़्यादा रहता है इन पेशेंट में, क्योंकि ये बहुत लंबा सैर करके आते हैं, पैदल चलते हैं। उसके वास्ते उनको बहुत बॉडी एक रहता है, कोल्ड कफ फीवर रहता है, और पानी इधर उधर का लेते, खाना खाते, उनकी नींद अच्छी नहीं होती, इसलिए उनको गैसेस का, पेट के तकलीफ ज़्यादा रहते हैं। ये बेसिक 3 जो गोष्ट है वो ज़्यादा रहते हैं इन पेशेंट में। वो सबको हम इधर मुफ्त में दवाई देते हैं चेक करके। जैसे कि आपने सुना कि कितनी सारी तकलीफ़ों से इन वारकरी लोगों को गुजरना पड़ता है, फिर भी ये जो पंढरी की इनकी आस है ये कभी रुकती नहीं है और सालों साल से ये यात्रा जो है वो बिना खंडित हुए चली आ रही है। ये इस कहानी थी शंकरराव पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो बिना रुके बिना थके वारकरियों की सेवा कर रहा है और हर दिन ये उपक्रम ये चला रहे हैं और हर साल ये उपक्रम इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज़, इंदापुर। तो पंढरपुर यात्रा के दौरान बहुत सारे आयोजन भी किए जाते हैं। संत तुकाराम महाराज की जो पालकी निकलती है उसके दूसरे दिन आज जो है गोल रिंगन कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर बहुत सारे भव्य कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बहुत सारे गीत, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं। जो मोहिते पाटिल परिवार से है, मानक अश्व ने वायु वेग से दौड़ते हुए अपनी प्रदक्षिणा पूरी की। इस अश्व का संत तुकाराम महाराज की पालकी में विशेष स्थान है और इसके दौड़ते ही पूरा मैदान उत्साह और ऊर्जा से भर उठा। संत तुकाराम महाराज पालकी के इस दूसरे गोल रिंगण का आयोजन इंदापुर के कस्तूराबाई श्रीपति कदम विद्यालय के विशाल मैदान में किया गया। इस आयोजन में भाग लेने वाले वारकरियों की संख्या और उनकी उत्साही भागीदारी ने इसे और भी विशेष बना दिया। रिंगण की परंपरा में अश्व का महत्वपूर्ण स्थान है। मानक अश्व को विशेष मान्यता दी जाती है और उनकी दौड़ को देखकर वारकरी और श्रद्धालु अपने आप में एक अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। यह आयोजन न केवल वारकरियों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होता है, बल्कि उनकी यात्रा को नई ऊर्जा और जोश में भी भर देता है। हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने इस आयोजन की विस्तृत जानकारी दी है। रामकृष्ण हरि। जैसे कि आपने देखा कि संत तुकाराम महाराज जी की पालकी जो है नीमगांव के इक्की से इंदापुर आ चुकी है और इंदापुर में यहाँ पे सबसे बड़ा उनका गोल रिंगन होता है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, गोल रिंगन यानी कि गोल चक्र जो है, जिसे हमने अभी देखा, ये जिस अभी पार पड़ा है, तो गोल चक्र यहाँ पे होता है और इस गोल चक्र में सबसे पहले आते हैं 2 अश्व यानी कि 2 घोड़े यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं और उसके पीछे धीरे धीरे अनेक वारकरी लोग, अनेक भगवाधारी लोग और अलग अलग लोगों का ये रिंगन होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो घोड़े हैं, घोड़ों जैसे आगे चलते हैं, उनके नीचे उनके पैरों की जो मिट्टी होती है वो उठाने के लिए लोग दौड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि घोड़ों को मतलब भारतीय संस्कृति में हम कण कण में भगवान मानते हैं, तो घोड़ों में भी यहाँ पे अश्व कहा जा रहा है और इन अश्वों को भी भगवान का एक प्रतीक माना जा रहा है। और इनमें भी संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज इनको प्रतिबिंब मानकर इन घोड़ों के पैरों की मिट्टी जो है वो लोग उठाते हैं और वो अपने पास रखते हैं ताकि उनका आशीर्वाद लोगों पे बना रहे। यही है हमारी अद्वितीय भारतीय संस्कृति। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, इंदापुर। तो पंढरपुर यात्रा के बाद बात करते हैं जनमत में 7 राज्यों में हुए उपचुनाव की। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। 13 जुलाई को मतों की गिनती होगी। वहीं आज जिन राज्यों में मतदान हुए उनमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की 1-1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद पहली बार ये चुनाव हुए हैं जहां 13 सीटों पर उतरे सभी 121 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गजों और कुछ नए चेहरों पर भी किस्मत आजमाई गई है। वहीं आज 13 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 78.38% मतदान जो है वो मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर हुआ है। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम 47.68 लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और जनमत में आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसके विधायक करतार सिंह तंवर और पार्टी के पूर्व नेता राजकुमार आनंद अब बीजेपी में शामिल होंगे, जिनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने। आनंद जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम बात करते हैं राजकुमार जी, आज केजरीवाल का साथ छोड़ दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या वजह रही केजरीवाल का आप साथ छोड़ने की? नहीं, मैंने आज नहीं छोड़ा केजरीवाल का साथ, उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसने दलितों का साथ छोड़ दिया था। कब आपको लगा कि उन्होंने दलितों का साथ छोड़ दिया? जब मैं उनसे कहता था कि साहब दलितों का काम करिए, दलितों का फंड दलितों के ऊपर खर्च करिए, और वो कन्नी काटते थे इस बात से, उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस कुर्सी को लात मारता हूँ। एक घटना हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में, कैसे देखते हैं उसको आप? वो घटना बहुत निंदनीय है और हम उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक महिला, वो भी राज्यसभा सांसद, उनके ऊपर किसी मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में इस तरह का घटिया हरकत होती है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैम, आप शामिल हुए हैं बीजेपी में, कैसा? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें बहुत पहले बीजेपी में ज्वाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन हम उसमें थे, आप में थे, तो लेकिन जब वहाँ हमने देखा कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, दलित समाज के क्या किसी भी समाज के काम नहीं हो रहे हैं, लोग आते थे उम्मीदों से हमारे पास काम कराने के लिए और हम उनके काम नहीं कर पाते थे, तो हमें उनसे ज़्यादा निराशा होती थी, तो तभी हमने सोच लिया था कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे राजकुमार आनंद, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। छतरपुर से विधायक तंवर साहब आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तंवर साहब, पूरी दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि जो केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि एलजी साहब, मोदी जी काम नहीं करना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? आम आदमी पार्टी की सरकार और नेता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, एलजी पर आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। चाहे पीने के पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, गांवों की समस्या हो, डेवलपमेंट का विषय हो, काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और किस तरह से आज आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में, जो शराब का कांड हुआ उसमें किस तरह से पार्टी डूबी हुई है, ये पिछले 2 वर्ष से आप सारा कुछ देख रहे हैं। जो केजरीवाल जेल गए हैं वो भी मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने, ईडी ने फंसा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप मीडिया के साथी हैं, आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, लेकिन ये कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। ईडी की जो कार्रवाई है, सीबीआई की जो कार्रवाई है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, सिसोदिया जी जेल में हैं, तो वो कोर्ट की वजह से जेल में हैं, सिर्फ आरोप लगने से जेल में नहीं है, कोर्ट ने जेल भेजा हुआ है।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर से विधायक तंवर साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो केजरीवाल आरोप लगाते हैं केवल एलजी और मोदी पर, वो पूरी तरह से गलत है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो जनमत में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई मुद्दों और नई खबरों के साथ। और आप हमारी खबरों पर अपना पोल, अपने विचार, अपनी राय देना मत भूलिएगा। जो एक्स के जरिए आप लगातार हमें अपना सुझाव देते हैं, अपनी राय देते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं राय के जरिए हम अपने न्यूज़ को, अपने प्रोग्राम को भी अपडेट और इम्प्रूव करते रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।